आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन करती है। मन की बात के 113वें एपिसोड में कहा कि युवाओं को स्पेस सेक्टर रिफॉर्म से फायदा हुआ। सरकारी कर्मचारी को मोदी सरकार की बड़ी सौगात, ओपीएस एनपीएस के बाद अब यूपीएस को मंजूरी। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का तीसरा दिन, परीक्षा में सख्ती बढ़ने पर 4.5 लाख परीक्षार्थियों ने छोड़ी परीक्षा, पकड़े गए 133 संदिग्ध। सीएम योगी ने किया आज श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ, बोले सनातन से पहले विश्व में नहीं था कोई धर्म। बरेली एडीजी जोन रमित शर्मा की बड़ी पहल, रात में जरूरत पड़ने पर महिलाओं को पहुंचाएगी पुलिस, महिलाएं घर पहुंचने के लिए डायल 112 की ले सकती हैं सहायता। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर उत्तर प्रदेश वासियों को 2 दिन तक लगातार मिलेगी बिजली, पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष ने दिए निर्देश, मथुरा में भव्यता से मनाई जाएगी जन्माष्टमी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के पश्चिमी विहार ईस्ट थाना इलाके में गोली चलने की घटना सामने आई है। वहीं गोलीबारी में एक लड़के की गोली लगने की भी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार घायल का नाम आदित्य बताया जा रहा है, जिसके पैर में गोली लगी है। 2 बच्चों के आपसी विवाद में ये गोलीबारी की घटना सामने आई है। आपको बता दें, आरडब्ल्यूए के लोग 2 बच्चों के आपसी विवाद को सुलझाने की कोशिश में लगे थे। इतने में गोली पास के ही एक बच्चे को लगी, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना ये हुई है, हमारे ब्लॉक में 2-3 दिन पहले एक सेक्स रैकेट पकड़ा गया था। हम लोगों ने डीसीपी के थ्रू मुहिम करा के उसको सेक्स रैकेट को पकड़ा था 2-3 दिन पहले, और वो यहाँ पश्चिम बिहार के एसएचओ ने रेड न मार के उसको डीसीपी साहब ने निहाल बिहार के एसएचओ साहब को भेजा था यहाँ रेड मारने के लिए। तो हमने सेक्स रैकेट को अपने हिसाब से फोन करके और कॉल करके पुलिस का साथ मिलकर उनको सेक्स रैकेट को पकड़ा था। उसमें एसएचओ साहब हमारे मतलब चिढ़ गए थे कि हमारे होते हुए बाहर का आदमी आया, क्योंकि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, ये पैसा लेते थे उससे, इसलिए इनको हमने डीसीपी साहब को बोल दिया था कि ये 6 महीने से बंद नहीं कर रहे हो। और यहाँ बीट ऑफिसर है नरेश मलिक, ये पैसा खा रहा है बार बार जाके और हमें बेवकूफ बना रहा है। सर, घटना हुई, हमारी आरडब्ल्यू की मीटिंग खत्म हुई, वहां से जा रहे थे, वहां पे 3 बच्चे झगड़ रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। हमने कहा बेटा गाली गलौज मत करो। उसमें से एक लड़का बोला कि तुम कौन होते हो? मेरे पापा की क्विक गैस एजेंसी। हमने छुड़वाया। मैंने कहा बेटा आपके पापा ओनर है या जॉब करते हैं? कह रहा बात कर लो। मैंने अपने नंबर से मिलाई, बात की, उसने बात करा के बताई। मैंने कहा पर आ जाओ, आपका बेटा झगड़ रहा है। कह रहा तुझे क्या करना है? मैंने कहा भैया कुछ नहीं, सही बात है, आप यहाँ पर आ जाओ और इसको ले जाओ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर में 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का समारोह की तैयारियां जो है भव्यता से चल रही हैं। विभिन्न स्थानों से फूल मंगवाए जाने के साथ ही मंदिर को विभिन्न सजावटों से सजाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित इस्कॉन मंदिर में 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की तैयारी चल रही है। विभिन्न स्थानों से फूल मंगवाए जाने के साथ ही मंदिर को विभिन्न सजावटों से सजाया जा रहा है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार उत्सव सोमवार को सुबह जल्दी शुरू हो जाएगा और मंदिर के दरवाजे सुबह 4:30 बजे भक्तों के लिए खुल जाएंगे, जिसके बाद विभिन्न अनुष्ठान होंगे। मंदिर को थाईलैंड के ऑर्किड और बेंगलुरु के गुलाब से सजाया जा रहा है। इस तरह सजावट सुंदर होगी। मंदिर के दरवाजे सुबह 4:30 बजे खुलेंगे, जिसे मंगल आरती भी कहा जाता है, और 4:30 बजे से दर्शन शुरू हो जाएंगे। भगवान के जो मंदिर है, अंदर का प्रांगण बहुत ही सुंदर थाईलैंड से मंगाए गए ऑर्किड फूलों से सजाया जा रहा है, और बंगलोर से गुलाब के फूल सुंदर मंगाए गए हैं। तो इस तरह से सजावट बहुत ही सुंदर होगी।
अब भगवान का जो पट है 4:30 बजे सुबह खुल जाएगा, जिसे हम मंगल आरती कहते हैं, और 4:30 बजे से लेकर के इस दर्शन का कार्यक्रम चलता है। मंदिर प्रशासन को इस शुभ अवसर पर लगभग 5 लाख भक्तों के मंदिर में आने की उम्मीद है। हर साल भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इस साल हमारा मानना है कि 4 से 5 लाख भक्त आएंगे, क्योंकि मंदिर की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हर दिन हम कुछ नया करने पर विचार करते हैं और जब लोग आते हैं तो वो इसका अनुभव करते हैं। मंदिर प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना हो। कृष्ण जन्माष्टमी या श्री कृष्ण जयंती एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण के जन्म का प्रतीक है। अब रुक रही अगली खबर का हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रविवार शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बड़े नेता और चुनाव प्रभारी भी मौजूद हैं। बैठक में जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों पर हर सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा कर एक फाइनल लिस्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें की जा रही है आज बीजेपी के जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने की संभावना है। देर रात तक ये लिस्ट जारी हो सकती है, तो इसके लिए ये अहम बैठक की गई है। अब रुक रही है अगली खबर का मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के कालू खेड़े से बच्ची के अपहरण के मामले में 1 लाख का इनामी आरोपी गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें आरोपी दशरथ पिता रामलाल भील निवासी लसूड़िया नाती थाना कालू खेड़ा को गिरफ्तार किया गया। वहीं बच्ची के अपहरण में आरोपी के द्वारा बताए गए अपने ही खेत के पास कुएं से बच्ची को कुएं में फेंक दिया गया था, जिसमें उसकी मौत हो गई थी और आरोपी फरार हो गया था। वहीं आरोपी ने बताया कि कालू खेड़ा पुलिस ने गोताखोर की मदद से पानी से भरे कुएं के अंदर से बच्ची को बरामद किया है। वहीं मामले में बताया जा रहा है कि आरोपित को पकड़ने में राजस्थान के हथुनिया थाने के कांस्टेबल सुरेश मीणा की अहम भूमिका रही है। वहीं मौके पर जावरा सीएसपी दुर्गेश आर्मो सहित कालू खेड़ा थाना प्रभारी नीलम चोगड़ सहित जावरा पुलिस भी मौजूद रही। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अंबाला में आज हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं इस बारे में बात करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि आज प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का कार्यक्रम अंबाला छावनी विधानसभा में सभी बूथों पर बैठकर लोगों ने देखा और सुना है। जिस तरीके से मरीज को दवाई दी जाती है, ठीक उसी प्रकार से प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मन की बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उनके इस सपने को पूरा करेंगे हमारे 140 करोड़ भारतीय। इसलिए मोदी जी डेंटिंग पेंटिंग के तरीके बताते रहते ताकि देश को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। इसलिए मैंने सोचा देश के पहले प्रधानमंत्री आए हैं नरेंद्र मोदी जी, जो लोगों के तन मन धन को ठीक रखने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित बनाना चाहते हैं और वो जिस रथ पर चढ़कर इसको बनाना चाहते हैं उसके पहिए हम हैं और हमारी गिनती 140 करोड़ है। इसलिए वो एक एक पहिए को दुरुस्त करना चाहते हैं। बिकॉज हम लोग ने तो मेरे को लगता है कभी कोई उनका मन की बात का प्रोग्राम मिस ही नहीं किया और जब भी वो आते हैं या कुछ बताते हैं तो वो काफ़ी नॉलेजेबल होता है
और उसमें कई चीज़ों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है। और इसमें स्पेशली युवा के लिए तो बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आज की यंग जनरेशन जो पहले बाहर जाने को सोचती थी फॉरेन, अब वो कम होती जा रही है। जितनी हम मोदी जी की और हमारे बीजेपी वालों की तारीफ करें उतनी कम है। हम उनके साथ हैं। मोदी जी के तो बस भगवान, हर घर में ऐसे बच्चे पैदा हों मोदी जैसे। हमें इस प्रोग्राम से बहुत कुछ अच्छा लगा देखने के लिए। सबसे पहली बार अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर विधानसभा चुनाव से पहले जगाधारी विधानसभा में विभिन्न राजनीतिक दलों को करारा झटका लगा है। गांव सलेमपुर में बड़ी संख्या में लोग कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर के नेतृत्व में भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा की जनहित की नीतियों से आज जनता खुश है, क्योंकि भाजपा ने निष्पक्षता के साथ हर वर्ग के लिए काम किए हैं और इसका समाज में एक अच्छा संदेश भी गया। यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में सलेमपुर गाँव में लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में शामिल हुए सभी लोगों को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। स्वागत करता हूं और इनको पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, इस बात का आश्वासन भी देता हूं। और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो मैं समझता हूँ सारे से प्रभावित होकर लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी का स्वागत है। अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं कि पार्टी ने जो विकास के काम किए और जिस निष्पक्षता के साथ किए, तो उससे समाज में एक अच्छा मैसेज नहीं। हमारा एक सुझाव है, ऐसा नहीं है कि जरूरी बढ़ानी, तो चुनाव आयोग ने फैसला लिया, लेकिन समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि इससे मतदान पे फर्क पड़ेगा। तो बीच में कई दिन की छुट्टी है, केवल एक दिन की छुट्टी लेने से ही कई छुट्टियां उसमें शामिल हो जाएंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। महाराष्ट्र से अगली खबर है। धुले जिले के जेल के कैदियों ने गणेश चतुर्थी के लिए बनाई गई बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई हैं। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं के घरों में विराजने वाली ये मूर्तियां जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही खास भी होती हैं। ये मूर्तियां जेल के 10 कैदियों के लिए आमदनी का जरिया भी है। ये रिपोर्ट देखिए। गणेश चतुर्थी पर श्रद्धालुओं के घरों में विराजने वाली ये खूबसूरत मूर्तियां खास हैं। इन्हें महाराष्ट्र में धुले जिला जेल के कैदियों ने बनाया है। ये मूर्तियां जिले के 10 कैदियों के लिए आमदनी का जरिया हैं। खास बात है कि ये मूर्तियां इको फ्रेंडली हैं। श्री गणेश उत्सव संपूर्ण राज्यामध्ये अतिशय श्रद्धेने आनंदायी व उत्साहात संपूर्ण महाराष्ट्रभर हा सण साजरा केला जातो। यासाठी खुले कारागृहातून जे बंदी येथे वर्ग झालेले आहेत त्यांच्या हाताला काम आणि रोजगार यामधून उपलब्ध झालेला आहे। माननीय श्री प्रशांत बुर्डे सर, त्याचप्रमाणे विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री जालिंदर सुपेकर सर यांच्या प्रेरणेने हा उपक्रम आम्ही येथे राबवित आहोत। यामध्ये बंद्यांना त्यांचा मेहनताना देण्यात येत असून यामध्ये 21 प्रकारच्या वेगवेगळ्या ज्या मूर्ती आहेत, ज्याप्रमाणे लालबागचा राजा, श्रीमंत दगडूशेठ गणपती, अशा प्रकारच्या मूर्ती येथे बंदी बांधव तयार करीत आहे। जेल अधिकारियों के मुताबिक इस साल 501 मूर्तियां बनाने का लक्ष्य है। पिछले साल कैदियों की बनाई मूर्तियों से 1,44,000 रुपए की कमाई हुई थी। उन्हें कैदियों के बैंक खातों में जमा कर दिया गया था। कैदी रिहाई के बाद इन पैसों का इस्तेमाल कर सकेंगे। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव माना जाता है। ये महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय त्योहार है। 10 दिन चलने वाला त्योहार 7 सितंबर से शुरू हो रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज आवास में झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के साथ गुलाम अहमद मीर, झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश व झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और अन्य से मुलाकात कर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। झारखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने पर केशव महतो, कमलेश जी को हार्दिक बधाइयां दी गई। तो देश की बात में गिरी आकाशीय बिजली। आपको बता दें, आकाशीय बिजली गिरने से कोतवाली में लगे टावर पर यह बिजली गिरी है। आकाशीय बिजली गिरने से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, कमरों से बाहर भागकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई है। बिजली गिरने से कंप्यूटर, कूलर समेत कई उपकरण जो है वो फूके हैं।
जालौन के कोच कोतवाली का यह पूरा मामला है। तो आकाशीय बिजली गिरने से कई उपकरण फूके हैं। जालौन के कोच कोतवाली का यह पूरा मामला है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। जालौन से अगली अहम खबर है। पुल से गुजर रहा युवक नाले में डूबा है। पुल से निकलते समय पैर फिसलने से हादसा हुआ। आपको बता दें, शराब के नशे में धुत बताया जा रहा था ये डूबा हुआ युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों के साथ तलाश में जुटी है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशने में पुलिस जुटी हुई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के रामकुंड के पीछे की यह घटना है। अगली अहम खबर भी जालौन से, जहां एसओजी व पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें 5 अंतर जनपदीय साथी चोरों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। चोरों के कब्जे से आभूषण, नकदी व तमंचे बरामद हुए हैं। बबीना गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। आटा थाना के हरिशंकरी पुलिया से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जालौन से अहम खबर, बबीना गांव में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था इन चोरों ने। आटा थाने के हरिशंकरी पुलिया के पास इनकी गिरफ्तारी की गई। पांच अंतर जनपदीय साथी चोरों को गिरफ्तार किया है पुलिस को, यह सफलता हाथ लगी है। चोरों के कब्जे से आभूषण, नकदी, तमंचे बरामद हुए। तो एसओजी और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जालौन से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगली अहम खबर एटा से, जहां दबंगों ने मामूली कहासुनी पर जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया। दबंगों द्वारा जमकर बरसाए गए लाठी और डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, रक्षाबंधन के दिन गांव बदरिया में हो रहा था दंगल में बैठने को लेकर हुई थी कहासुनी। पीड़ित पक्ष छुट्टी के दिन पहुंचा एसएसपी कार्यालय। थाना कोतवाली देहात के गांव बदरिया का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, दबंगों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। रक्षाबंधन के दिन हो रहे दंगल के दौरान कहासुनी की घटना सामने आई थी। उसके बाद अब दबंगों की दबंगई देखने को मिली। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, लाठी डंडों का इस्तेमाल कर जमकर मारपीट की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली खबर है, जहां पुलिस की होटलों पर छापेमारी जारी है। पुलिस कमिश्नर के आदेश के बाद ही छापेमारी हो रही है। होटल में जांच करने एसीपी कल्याणपुर भी पहुंचे। ओयो का बोर्ड लगाकर चल रहा था देह व्यापार का धंधा। देह व्यापार घंटों के हिसाब से जोड़ों को देते थे कमरा। गांव में स्थित होटलों में लगे ओयो के बोर्ड। कल्याणपुर के होटल स्काई व्यू में छापेमारी की गई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव, आपको बता दें शुभारंभ जन्मोत्सव का हो चुका है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए 1037 करोड़ की 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इसके अलावा मथुरा में जन्माष्टमी के मौके पर सोमवार को सीएम योगी सुबह के 9:15 बजे से 10:15 बजे तक श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ श्री कृष्ण जन्म स्थान पर दर्शन पूजन करेंगे। जन समुदाय को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाएं अपने संबोधन के माध्यम से देंगे। आपको 10:35 पर मथुरा से वो रवाना होंगे। वहीं जन्मोत्सव को देखते हुए मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पंचजन्य नाम सुनकर कितना सुंदर, कितना पावन नाम है। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मैंने जब मुंबई में बताया पांचजन्य, तो कई लोगों को मालूम भी नहीं है, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का शक्त है, जिसे उन्होंने शंकासुर को वध कर प्राप्त किया। शास्त्रों में कहा गया कि पंचजन्य के नाद से 1000 शेरों का दहाड़ भी उससे भी बढ़कर होता है शंखनाद। और हमारे संस्कृति सनातन में ये कहा गया है
कि ये शंखनाद बहुत ही शुभ होता है और हर मंगल कार्य में हम लोग शंख बजाते हैं, जिससे सुख, समृद्धि और खुशहाली का एक वातावरण बनता है। और इस रंगमंच का नाम पंचजन्य रखने का एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी इसी बात का संदेश हम सबको देता है। हमें वर्तमान की इन चुनौतियों को समझना पड़ेगा जो हम सबके सामने है, भारत के सामने है, सनातन धर्म के सामने। याद रखना, जो चुनौती सनातन धर्म के सामने है वही भारत की चुनौती है, और जो भारत की चुनौती है वही सनातन धर्म की चुनौती है। दोनों एक दूसरे से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। और मैं तो आज पूज्य संतों का आह्वान करूंगा, इस समय है उनको स्वयं आगे आकर के पूरे समाज को एकजुट करने के सावधान के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। याद करिए, अगर हमने तनिक भी भूल की, ये समाज फिर से बटा और जो साजिशें हो रही हैं अगर वे सफल हुई तो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, हिंदुओं पर जो यातनाएं ढाई जा रही हैं, आप देख रहे होंगे किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली से सपरिवार साथ उत्तराखंड जाते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत मुजफ्फरनगर के राम विहार स्थित सिद्धपीठ मंदिर पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना कर माथा टेका और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राष्ट्रीय त्यागी ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 19 त्यागी के आवास पर पहुंचे और उन्हें धन्यवाद व आभार व्यक्त किया। हमारे मित्र हैं और ये मेरे चुनाव में पूरे समय इन्होंने पूरे मनोयोग से अपनी टीम के साथ वहाँ पर सहयोग किया, तमाम लोगों से मिल करके और मेरे पक्ष में मतदान कराया। तो आज मैं जब दिल्ली से लौट रहा था तो मुझे लगा कि उनके आवास पर मुझे जाना चाहिए। आज मैं उनके आवास पर आया हूँ और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ, खास वजह ये थी कि भाई साहब के चुनाव में हम लोग वहाँ अपनी पूरी मुजफ्फरनगर की टीम के साथ मौजूद रहे और हमारी विशेष भी थी कि भाई वो जीते और किसी पद पर आए। तो हमने प्रसाद अपने यहाँ, हमारा सिद्ध स्थान है श्री राम विहार कॉलोनी में, एक सिद्ध स्थान है शिव जी का, तो वहाँ प्रसाद बोला था। तो जीतने के बाद प्रसाद चढ़ाना था, तो सह परिवार भाई सब जो है प्रसाद चलाने के लिए आए और फिर घर पे आगे सब हमें उनका स्वागत भी करना था, जीत की बधाई देनी थी। तो देश की बात में उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा मंगलौर के मुंडलाना गांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दिवसीय बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता जागरूकता एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें जिला जज, सिविल जज सहित जनपद के सभी अधिकारी शिविर में शामिल हुए। इस शिविर में पहुंचे ग्रामीणों को बहुउद्देशीय शिविर में विधिक जागरूकता के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक शिविर लगाया गया है। इस शिविर का उद्देश्य आम जन को उनके अधिकारों के प्रति, उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना। आज इस शिविर में 25 विभाग, विभिन्न राजकीय विभाग उपस्थित हैं, जिसमें पुलिस विभाग है, राजस्व विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है और बाल विभाग, अन्य सभी विभाग जो जनता जनार्दन से संबंधित हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। वे लोग आए हैं और इस टीम से लोगों को अवगत करा रहे हैं। और बाकी हम लोगों का उद्देश्य ये है कि जन जन जो है अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। लोग जागरूक होंगे तभी हम, जैसे आप लोग जानते हैं 3 नए कानून आए हैं हमारे, उनके प्रति अभी हम लोग अधिवक्ताओं को प्रथम स्तर पर हम अधिवक्ताओं को, हमारी एकेडमी है जो भवानी में, उसके माध्यम से हम उनको अधिवक्ताओं को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल परिवर्तन हो गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नानक सागर डैम पर सोते भाइयों पर हमला कर सगे भतीजे को उनके 2 चाचा ने जमीन के विवाद के चलते धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए रामपुरी चाकू के साथ 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार किया। पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज बहादुर सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शुक्रवार की रात्रि पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम चेतुआ खेड़ा में 2 सगे भाई बलविंद्र सिंह व बंटी पुत्र रामस्वरूप व धारदार हथियार से हमला कर एक को उन्होंने घायल किया, जबकि दूसरे बलविंद्र सिंह की मौत हो गई। दोनों आरोपी
हत्याकांड करने के बाद मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश शुरू की और दबिश दी और उनको गिरफ्तार किया। एक 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी, थाना नानकपत्ता पुलिस को, कि ग्राम चैतवा खेड़ा में जो है 2 लोगों को जो है चाकू मार के घायल कर दिया है। तो उस सूचना पे जो है पुलिस मौके पर पहुंची थी। हॉस्पिटल में जाके एक व्यक्ति को मृतक घोषित कर दिया था और बलविंदर सिंह उसका नाम है। उसका जो भाई दूसरा पिंटू था वो इंजर्ड हुआ था। पिंटू को जो है सीरियस इंजरी थी, उसे हायर सेंटर वहाँ से भिजवा दिया गया था। उसके बाद उन दोनों के जो इंजर्ड और मृतक है उनके फादर स्वरूप सिंह के द्वारा FIR थाना नानकपत्ता में पंजीकरण बजे के आसपास अंजाम दिया था। घर में घुस के जो है चारपाई पे सोते हुए उनको चाकू मारा था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नई टिहरी जिला मुख्यालय के समीप पिपली गांव की एक गौशाला में सुबह गुलदार घुस गया। ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए गुलदार को गौशाला के अंदर बंद कर दिया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। गुलदार को पिंजरे में कैद करने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। दोपहर 2 बजे कड़ी मशक्कत के बाद गुलदार को पिंजरे में कैद किया गया। रेंजर आशीष डिमरी ने बताया कि गुलदार की उम्र 4 साल के आसपास है। गुलदार पूरी तरह से स्वस्थ है। उसे रेस्क्यू सेंटर चिड़ियाघर हरिद्वार भेजा जा रहा है। बाकी कोई नहीं और भाई जी मैं मोबाइल छीन लूंगा है, मैंने बता दिया तुमसे। बाकी कोई नहीं और भाई जी मैं मोबाइल छीन लूंगा है। देखिए हम लोग करीब पिछले 15-20 दिन से लगातार रात्रि की गश्त में हैं और नियमित रूप से आप लोग भी देख रहे होंगे सायरन बजा के आवाज़ करके और किसी तरीके से सारी पब्लिक को अवेयर कर रहे थे। आज ये पिपली गांव में जो है यहाँ पे एक गौशाला के अंदर सुबह गुलदार चले गया था। तो मुझे जैसे 10 बजे के करीब सूचना मिली तो हमने पहले यहाँ पर आके निरीक्षण किया कि स्थिति क्या है। उसके बाद तो अपना पूरा पिंजरा करके और उसको रेस्क्यू करके अपने पिंजरे में ले गए। सर मैं जैसे सुबह डेली का रूटीन हमारा है ही 5 बजे उठते हैं हम, तो 6 बजे फिर पिंडा में आने का टाइम होता है। भैंस मैंने दूध लिया था, बच्चों को मैंने ऊपर भेज दिया था, अपने पति को अपनी बेटी को। तो मैं पिंडा बनाने के लिए आई भैंस के लिए। तो 2 गुलदार थे हमारे घर पे, एक तो ऊपर की मंजिल में बैठा हुआ था और एक नीचे जहाँ भैंस रहती है। अच्छा। तो एक 6 बजे मिला मेरे को, तो 6 बजे उसको तो मैंने भगा दिया था। उस टाइम को लेके वो घर से बाहर निकल गया था। मेरे को लगा अब चला गया होगा। फिर 9 बजे की बात है, मैं जंगल से तैयार हो रही थी। मैंने भैंस को अंदर करना चाहा कि अंदर में बांध देती हूँ। तो उसके बाद मैं अंदर गई, भैंस आगे गई, मैं पीछे गई। तो भैंस गुलदार ऐसे कोने में पड़ा हुआ था अंदर कोबरे में। तो मैंने उसको वही बंद करके फिर बाहर आ गई। भैंस मैंने वही छोड़ी। उसके बाद मैंने अपने अड़ोस पड़ोस में आवाज़ लगाई। फिर हम सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे एक गेट लगाया। वहाँ पे खबरें विस्तार से। किच्चा के मलसी गांव में चल रहे मदरसे में एक मौलवी द्वारा कुछ बच्चियों का यौन उत्पीड़न किए जाने की घटना के बाद भाजपा ने रुद्रपुर स्थित कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जनपद में चल रहे अवैध मदरसों के खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने और मौलवियों का सत्यापन कर उनके आपराधिक रिकॉर्ड जांचने की मांग की है। दरअसल किच्चा के मलसी गांव में स्थित मस्जिद में अवैध रूप से एक मदरसा संचालित हो रहा था। पिछले दिनों मदरसे में पढ़ने जाने वाली बच्ची के पिता ने मौलवी पर बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मौलवी बच्चियों को एक कमरे में ले जाकर पोर्न फिल्म दिखाता था और फिर उनका उत्पीड़न करता था। इस घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने आरोपी मौलवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए जनपद में अवैध मदरसों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि मदरसों में रहने वाले मौलवियों के आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किए जाने चाहिए। ये मौलवी के जो है जो अपराध के बारे में कौन बोलेगा? इन बच्चियों का संरक्षण भी कौन कराएगा? तुष्टीकरण के नाम पे इसके बारे में कोई नहीं बोलेगा क्या? इसीलिए मेरा बड़ा स्पष्ट कहना है, कोई भी बहन हो, कोई भी बच्ची हो, वो हमारी है। अगर उसका यौन उत्पीड़न होता है, उसका अन्याय हो रहा है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे अपराधियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए। के द्वारा अवैध मदरसों में, मस्जिदों की आड़ में ये यौन उत्पीड़न की घटनाएं ये शर्मसार कर देने वाली है। आज हम मांग करने आए हैं कि ऐसे सभी अवैध मदरसों की जांच हो, ऐसे सभी मौलवियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच हो, अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाए। अगली खबर रामनगर से, जहां केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा रामनगर पहुंचे हैं, जहां रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट, भाजपा नगर अध्यक्ष मदन जोशी सहित कई कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने धनगढ़ी और पनोद नाले का भी निरीक्षण करते हुए कंपनी के ठेकेदार को दोनों पुलों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का कोई समझौता न करने की बात कहते हुए समय से इन
पुलों के कार्य को पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान उक्त दोनों नाले काफी उफान पर आ जाते थे, जिससे कई बार दुर्घटनाएं भी घट चुकी थी। उन्होंने कहा कि क्योंकि ये दोनों पुल कॉर्बेट पार्क की सीमा से लगे हुए हैं, इस कारण इनके निर्माण में कुछ विलंब हुआ है। उन्होंने कहा ये दोनों पुल कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ते हैं। पुलों का निर्माण होने के बाद बरसात के समय होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी। देखिए, आज ये जो हमारे भारत सरकार के माध्यम से स्वीकृत पुल है, पनौत नाला का और धनगढ़ी नाले का, जो लंबे समय तक लोगों का इसमें बड़ी कष्टदायक स्थिति रही। बहुत सारे लोग इसमें रोड मार्ग में दिक्कत के कारण से लोगों की जानें भी गई। और चूंकि ये पहले काम प्रारंभ हो गया था, फिर उसके बाद इसमें एक दिक्कत ये आई कि फिर जिम कॉर्ट या हमारे कॉर्बेट नेशनल पार्क वालों ने बोला कि भाई इसमें हमको एलिफेंट कॉरिडोर है, तो इसके लिए फिर बहुत प्रयास किया। माननीय विधायक हमारे रामनगर और हमारे सल्ट के विधायक जी ने लगातार दिल्ली में आए, हमारे मंत्रियों से मिले, और मंत्रियों से मिलने के बाद इसका रिवाइज एस्टीमेट बना, और जो कि 27 करोड़ के 2 रिवाइज एस्टीमेट बने, पनौत नाला का और धनगढ़ी नाले के। इस काम की जो स्टार्टअप है वो हमारे 7 मार्च 2024 को हमने स्टार्ट किया है, और इसको हम 6 सितंबर 2025 को हम इसको पूरा कर लेंगे। कार्य की जो प्रगति अभी है वर्तमान में, तो मैंने वर्किंग डेट से हम पर डे की हमारी प्रगति रहती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नैनीताल दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति लिमिटेड लाल कुआं द्वारा कालाढूंगी में आज एक बृहद दुग्ध उत्पादन ओरिएंटल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, जिसमें कालाढूंगी कोटा बाग क्षेत्र के लगभग 600 दुग्ध उत्पादकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। एवं आपको बता दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 113वें एपिसोड को सुना। कार्यक्रम में वर्ष 2023-24 का बोनस वितरण कार्यक्रम भी शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि नैनीताल दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उत्पादकों की मेहनत का परिणाम है कि संस्था लगातार लाभ अर्जित कर रही है। आज 8 दुग्ध समितियों को लगभग 25 लाख रुपए बोनस वितरित किए गए तथा दुग्ध संघ की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता वितरित की गई। इस अवसर पर बोरा ने बताया कि दुग्ध संघ इस बार अपने उत्पादकों को 2 करोड़ 1 लाख रुपए का बोनस वितरित करेगा, जो गत वर्ष से 50 लाख अधिक है। आज हम लोगों के नैनीताल दुग्ध संघ के अंतर्गत जो कालाढूंगी क्षेत्र है, वहाँ की 8 समितियाँ थी, उनके लिए एक बोनस वितरण कार्यक्रम रखा था नैनीताल दुग्ध संघ द्वारा। क्योंकि नैनीताल दुग्ध संघ की जितनी भी समितियाँ हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और नियमित रूप से नैनीताल दुग्ध संघ अपने काश्तकारों को बोनस का वितरण करता है। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों से काश्तकारों का जुड़ाव दुग्ध संघ से रहता है, उनमें उत्साह की भावना रहती है, और जो पशुपालन का कार्य है वो उसको तेज़ी से कर रहे हैं। अब सरकार द्वारा भी हमारे काश्तकारों को आय बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको साइलेज है, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन है, इसमें कई प्रकार की सब्सिडी योजनाएं उन्होंने लागू की हैं हमारी सरकार द्वारा। आज जो नैनीताल दुग्ध संघ हर वर्ष अपनी 622 समितियों को बोनस बांटता है, उसकी हम कहीं कृष्ण जन्माष्टमी से शुरुआत करते हैं। धारी के कोकिलवना से उसको करा था, और आज हमने इसकी शुरुआत कालाढूंगी क्षेत्र की 8 दुग्ध समितियों से कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व संध्या पर इसको करा है। तो अब हम नवंबर तक, यानी कि 31 अक्टूबर दिवाली तक पूरे 615 समितियों में जाकर के बोनस वितरण करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नैनीताल दुग्ध संघ ने पिछले वर्ष से भी अधिक लाभ अर्जित करा है, और उसमें जो 1 करोड़ 51 लाख रुपए बोनस हम बांटते थे, माननीय मंत्री सौरभ अगुणा जी ने कहा कि भाई आप केवल दुग्ध उत्पादक की चिंता पहले करिए, तो उसमें पहली बार ये हुआ है 75 साल के इतिहास में कि हमने 50 लाख रुपए अधिक दुग्ध मूल्य अंतर बांटते हुए 2 करोड़ 1 लाख रुपए इस वर्ष बांटने का निर्णय लिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड कांग्रेस सेवा दल द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसे लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बताया कि यह कार्यक्रम सेवा दल का प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम है। कार्यक्रम में केदार प्रतिष्ठा यात्रा के दौरान बेहतरीन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया, और सेवा दल की आगे प्रदेश में क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार संगठन के कार्यों की रूपरेखा तय होनी है, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। का सेवा दल का आज कार्यक्रम है, जिसमें अनेकों मुद्दों पर चर्चा होगी,
और जो केदार प्रतिष्ठा यात्रा थी उसमें जिन लोगों ने सहयोग किया उनको सम्मानित भी आज हमने सेवा दल के लोगों को किया है। प्रदेश के प्रभारी सेवा दल के आदरणीय शर्मा जी आए हुए हैं और ये आज पूरे दिन का है। आपने आगे का जो रूपरेखा तय करनी है कार्यक्रमों की वो सब चीज़ों में इस पर चर्चा होगी और अभी तक जो हुआ है हेमा पुरोहित जी के बनने के बाद उन सभी विषयों पर चर्चा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंतनगर थाना पुलिस ने भाजपा नेत्री के बेटे के साथ मारपीट के मामले में अब खुलासा कर दिया। आपको बता दें, पुलिस के द्वारा घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मारपीट करने वाले 5 आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। भाजपा नेत्री मधु राय के बेटे पीयूष राय भाटिया पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने भाजपा नेत्री के पति मनमोहन राय की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया था और मुकदमे की जांच शुरू की थी। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कात्याल ने अपने कार्यालय में मारपीट का खुलासा करते हुए बताया कि पंतनगर थाना पुलिस ने पीयूष भाटिया के साथ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज करते हुए पूरे मुकदमे की जांच शुरू की थी। अब पुलिस के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिलाने वाले विक्रांत फुटेला, अक्षय फुटेला, कपिल हुडिया, विकास गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जबकि घटना को अंजाम देने वाले अविनाश यादव उर्फ छोटू, राहुल शर्मा, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी, रिंकू चौहान, पवन शर्मा फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। के द्वारा एक तहरीर दे के अवगत कराया गया था कि उनके पुत्र के साथ कुछ लोगों द्वारा बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई है। तो इसमें मेडिकल में भी गंभीर चोट होना प्रकाश में आया था। तो उसी आधार पर जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग इसमें पंजीकृत किया गया था। तो इसमें इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो है 4 लोग जो इस षड्यंत्र में शामिल थे उन लोगों की अरेस्टिंग की गई है और 5 लोग जो मेनली इस हमले में शामिल थे, जो कि सीसीटीवी फुटेज के बेस पे और जो मैनुअल इंटेलिजेंस के बेस पे जिसको हमने आइडेंटिफाई किया है, वो लोग अभी फरार हैं। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार हम लोग दबिश दे रहे हैं और वो भी अपनी लगातार जो अपना लोकेशन है, अपनी जो मौजूदगी है वो छुपाए हुए हैं। तो उसमें हम लोग माननीय न्यायालय से भी उनके विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई भी उसमें हम करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। थानों रायपुर के बीच सोडा सरोली का सिरवालगढ़ गांव, जहां 22 अगस्त को बादल फटने से काफी नुकसान हुआ था, जिसमें गांव की पक्की सड़क, पानी की लाइन, खेत और गांव के रास्ते सब तहस नहस हुए थे। आपदा प्रभावित क्षेत्र का भाजपा नेता हिमांशु चमोली ने स्थलीय निरीक्षण करने के बाद तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर अवगत कराया गया था और गांव के प्रधान से सीएम धामी ने नुकसान की जानकारी भी की थी। उसके तत्काल बाद प्रशासन की टीम गांव पहुंची और युद्ध स्तर पर कार्य शुरू किया। लोक निर्माण विभाग, ऋषिकेश के अधिकारी, सिंचाई विभाग, कृषि अधिकारी के साथ डीएम देहरादून ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर लोगों से मुलाकात की और तत्काल कार्य करते हुए सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था को सुचारू किया और आपदा प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद देकर उन्हें सहायता प्रदान की। रविवार को एक बार फिर भाजपा नेता हिमांशु चमोली ने गांव में पहुंचकर वहां चल रहे कार्यों को देखा और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। 22 और 21 तारीख रात्रि को जो है 10:30 बजे के लगभग जो है सिरवालगढ़ में जो है बादल फटा था। मुझे ग्रामीणों द्वारा जो है रात के जो है 11:30 बजे के लगभग सूचित किया गया कि यहाँ सिरवालगढ़ में जो आपदा आ चुकी है और यहाँ जो कम से कम 15-20 परिवार जो है मतलब डूबने की कगार पे। रात के 11 बजे जब हम आए तो उस समय पानी इतना तेज चल रहा था कि यहाँ पहुँचना हम लोगों के लिए संभव था। तो हम लोग जो रास्ते से जो है वापस लौट गए। 1.5 से 2 किलोमीटर का जो मार्ग जो ऊपर गांव ग्रामीण क्षेत्रों तक 25 परिवारों को जो जोड़ता था, वो 25 परिवारों को सुरक्षित करके और वो पूरा मार्ग उनके घर तक फिर दोबारा पुनः स्थापित माननीय मुख्यमंत्री जी ने मात्र 8 घंटे में पूर्ण कर दिया। और उत्तराखंड में देखने को मिला कि अगर कोई विकास पुरुष चाहे तो सारे विकास हमें लगता है कि 8 से 9 घंटे में पूर्ण हो सकते हैं। 8 मशीनें यहाँ रात भर चली। रुकेंगे अगली खबर का। नैनीताल में आज 13वीं मानसून मैराथन आयोजित की गई है, जिसमें डीएसए मैराथन में दौड़ने के लिए देश विदेश के धावकों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय युवा भी जुटे। रन टू लिव संस्था द्वारा आयोजित मैराथन में वैन विवेन और
वेटरन वर्ग में 21 किलोमीटर के साथ 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और रन फॉर फन का आयोजन किया गया। हिंदी सिने जगत के अभिनेता हेमंत पांडे ने दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। धावकों ने दौड़ पूरी कर स्वर्ण, कांस्य और रजत पदक जीते। 21 किलोमीटर मैन ओपन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर पौड़ी गढ़वाल के अरुण पाल, दूसरे स्थान पर हरियाणा के जगत सिंह, तीसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर के शिवा कुंडू रहे। जबकि 21 किलोमीटर महिला ओपन प्रतियोगिता में पहले व दूसरे स्थान पर मुजफ्फरनगर की रूबी कश्यप, अर्पिता सैनी ने तीसरे स्थान पर बरेली की रेणु सिंह ने बाजी मारी है। 21 किलोमीटर पुरुष वर्ग में पहले स्थान पर रहे धावक अरुण पाल ने अपनी जीत को अपने विश्वास की सफलता बताया और कहा कि आगे वो बड़े प्लेटफॉर्म में भी बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कम इसके लिए मैंने 3-4 महीने प्रैक्टिस करी। पिछली बार मैं यहाँ पार्टिसिपेट करा था, मैंने 5th स्थान पर मैं इस बार मैंने सोचा कि इस बार पार्टिसिपेट किया, इस बार अच्छा करा। ट्रैक तो देखिए थोड़ा हार्ड था, थोड़ा स्वागत अभिनंदन करते हैं। यही कहना चाहता हूँ कि अगर वो रनिंग में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो पहाड़ के लड़के होते हैं वो रनिंग में अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि जो उनकी नेचुरल की पावर रहती है वो यही रहती है। पूरा नैनीताल इसका इंतजार करता है साल भर से इस इवेंट के लिए, और कई ऐसे हमारे प्रतिभागी हैं जो पिछले 13 साल से लगातार इसमें आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ये हमारे लिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा और टफेस्ट रूट है। तो हमें खुशी होती है कि हम 13 साल तक सस्टेन कर पाए हैं, क्योंकि नैनीताल ऐसी जगह है जहाँ स्पॉन्सर्स नहीं मिल पाते हैं। तो वो खुशी की बात है कि LIC, HFL और ये सब हमको मदद कर रही हैं और यहाँ होटल एसोसिएशन मदद करता है। हम तो चाहेंगे अगर सरकार इसमें पहल करे तो मैराथन आज की डेट में ऐसी चीज़ है जो सिर्फ खिलाड़ियों को ही प्रमोट नहीं कर रही है, वो टूरिज्म को भी प्रमोट करती है। और मैराथन इंडिया का टूरिज्म नहीं बढ़ाएगी, यहाँ पे फॉरेन का टूरिज्म बढ़ेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के मामले के बाद देहरादून की मित्र पुलिस अब अस्पतालों के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसे लेकर देहरादून के SSP अजय सिंह ने जनपद के 162 अस्पतालों को महिला सुरक्षा के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस बात पर SSP अजय सिंह ने कहा कि देहरादून जनपद के सरकारी अस्पतालों से मांग आई थी कि वहां पर पुलिसकर्मी ज्यादा होने चाहिए, तो उसे देखते हुए अस्पतालों की पुलिस चौकियों में पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट नर्सिंग होम और हॉस्पिटलों को नोटिस भेजे हैं, जिसमें कहा गया है कि मुख्य रूप से इमरजेंसी ब्लॉक में CCTV कैमरे लगे हों और अस्पतालों में नए कर्मचारियों का सत्यापन जरूर कराया जाए ताकि सभी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हाल फिलहाल ऐसी घटनाएं प्रकाश में आई थी देश भर में, जहां पर कहीं ना कहीं जो हमारे सरकारी कर्मचारी, खासकर नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को लेकर एक इशू हुआ था, कंसर्न बहुत था। और जिसमें देहरादून में भी देखते हुए जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पर भी एक डिमांड थी कि सुरक्षाकर्मी और ज़्यादा होने चाहिए। उसको देखते हुए जो यथासंभव था वहाँ पुलिस चौकी में कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं। एक SOP भी इसलिए बनाई गई थी जो पुलिस को करना मैंडेटरी हो, साथ ही साथ जो वहाँ के प्रशासनिक जो मशीनरी है उसको भी जरूरी है कि CCTV वर्क करे, सुबह एक बार चेक हो जाए, जो भी उनके कर्मचारी, गार्ड या अन्य लोग को एम्प्लॉय करते हैं, टेम्परेरी रूप में भी एम्प्लॉय करते हैं, उसका सत्यापन हो जाए, जिससे कहीं कोई उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। तो इस तरह से व्यवस्था बनाई गई। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट नर्सिंग होम, चिकित्सालय हैं, उनको भी एक नोटिस सभी थाने से दिए गए हैं, जिसमें 3 चीज़ मैंडेटरी रखी गई कि कम से कम हर जगह की इंपॉर्टेंट जगह की CCTV फुटेज जो खासकर इमरजेंसी की हो, जहाँ कर ऐसी शिकायतें रहती हैं झगड़े की। दूसरा, जो उनके नए कर्मचारी एम्प्लॉय करते हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनका सत्यापन जरूर करा लिया जाए। थर्ड चीज़ है, कहीं भी कोई शिकायत आए तो तत्काल उसको संज्ञान में लाने पर उसका तुरंत अगर पुलिस एक्शन होता है तो कंट्रोल, कोई भी घटना हो जाती है, बहुत विलम्ब से कोई सूचना आती है तो उसमें कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता। तो इस तरह की चीज़ें करके उनको नोटिस दिया गया कि इसके कंप्लायंस सभी जो संचालक हैं उसको इंश्योर करें, जिससे कि सभी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी वहाँ पर काम करने वालों की बनी रहे। रुक करेंगे अगली खबर का। बागेश्वर के ग्रामीण इलाकों से हत्या जैसी वारदातों में भी लीपापोती करने के आरोप बागेश्वर पुलिस पर लगने शुरू हो गए हैं। 2 माह पूर्व भैरू चौबट्टा में दलित युवक मनोज कुमार का शव गाड़ी में मिला था। परिजनों द्वारा हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बागेश्वर पुलिस अभी तक न्यायालय में चार्जशीट पेश नहीं कर पाई है। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस मात्र 2 दिन खानापूर्ति के लिए ही घटना स्थल पर आई है। परिजनों द्वारा दिए गए आरोपियों के नामों से पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। पुलिस की कार्यशैली से परेशान होकर भैरू चौबट्टा गांव के परिजनों ने जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल से फरियाद लगाई है कि न्याय नहीं मिलने पर आमरण अनशन की चेतावनी भी ग्रामीणों द्वारा दी गई है।
लोग उस घटना से शामिल थे, हम सबको गिरफ्तारी में देखना चाहते हैं और फांसी चाहते हैं। जैसे मेरे पति की हत्या की गई, मैं मौत के बदले मौत चाहती हूँ। जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिलेगा हम यहाँ अनशन भी कर सकते हैं, हम अनशन में बैठ जाएंगे और अपनी जान भी दे देंगे। कि 29/6/2024 को मेरे पुत्र मनोज की हत्या हो गई थी भीरचोपट्टा में। तो हमने एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस विभाग ने जिस दो उसमें अभियुक्त थे उनको सबको न अरेस्ट करके केवल 2 आदमियों को अरेस्ट किया है कि उसमें अन्य आदमी हैं जो उसी रात को कांड करके भाग गए थे। अगर उन्होंने कांड नहीं किया तो भागे क्यों? और हमने उनका सबका नाम दिया लेकिन पुलिस विभाग ने उसमें कोई गौर नहीं किया। तो इसलिए हम आज डीएम साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।